थोड़ा मेजरमेंट टेक्निक्स देखी। हमारे पास ब्रॉडली दो तरह के मेथड्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट करने के। एक जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जैसे मैंने बोला था आपको, एक एग्जांपल दी थी कि अगर मुझे इस पेन की लेंथ पता करनी है तो मैं इसकी लेंथ को क्या करता हूँ, स्केल की लेंथ के साथ कंपेयर करता हूँ। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं विद सम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड होता है नाउन वैल्यू, तो उस मेथड को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दीज आर वेरी इजी मेथड्स एंड वेरी एक्यूरेट मेथड्स। ठीक है, रूम की लेंथ फाइंड करनी है, हम एक मेजरिंग टेप लेते हैं, एक जीरो यहाँ रखते हैं, दूसरे आदमी को बोलते हैं यू टेक इट टू द अदर एंड, दूसरी वॉल तक ले जाओ, तो कंपेयर कर लेते हैं हम। लेकिन जब बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस की बात होती है, आपको बताए थे मैंने कुछ मेथड्स, जैसे लेजर मेथड है, रडार है, सोनार है, तो वहां हम डायरेक्टली, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई यहाँ से मून का डिस्टेंस पता करना हो तो मेजरिंग टेप से पता किया जाए। एक आदमी यहाँ खड़ा हो या दूसरे को बोले तू जहाज में बैठो, जा मून तक होके आ। ठीक है, उनको हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। अभी उसी इनडायरेक्ट मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पैरेलैक्स मेथड पढ़ेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पैरेलैक्स मेथड इंपॉर्टेंट है, बट पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पैरेलैक्स क्या होता है। ठीक है, सिर्फ पैरेलैक्स की बात करते हैं, पैरेलैक्स क्या है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है बेटा। आप मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, या ऐसे आप कर सकते हैं, यू टेक एन ऑब्जेक्ट एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सेंटर में, जो यहाँ तिलक लगाते हैं उसके बिल्कुल आगे। और एक बार आप उसको लेफ्ट आई से, और एक बार अगर आप उसको राइट आई से देखोगे ना, वन एट ए टाइम, तो आपको लगेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई। बट इन रियलिटी ये पेन मैंने मूव नहीं किया, ये तो यही है, यहां से देखा, यहां से देखा, तो इसकी पोजीशन चेंज क्यों हुई? बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, एक बार मैं लेफ्ट आई से देख रहा हूं, एक बार मैं राइट आई से देख रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली इसको दो अलग अलग पोजीशन से नोट कर रहा हूं, इसकी पोजीशन को दो अलग अलग जगह से व्यू कर रहा हूं, इसलिए उसकी पोजीशन में चेंज दिखती है। इसको बोलते हैं बेटा एपरेंट चेंज, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं है। एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट when viewed from two different positions is known as parallax. What is parallax? It is apparent change. Why it is apparent? क्योंकि एक्चुअल में चेंज नहीं है। यहाँ ये जो एंगल बनता है बेटा, इस एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। इस चीज का ध्यान रखा जाता है जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखते हैं रीडिंग हमेशा। थीटा इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एंगल। और ये जो डिस्टेंस है हमारा लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में, इस डिस्टेंस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज कॉल्ड एज बेसिस। बी को बोलते हैं बेसिस। इसमें एक चीज देखना, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां के बजाय यहां रखता तो ये एंगल छोटा हो जाना था। अगर मैं ऑब्जेक्ट और दूर रखूंगा तो देखो ये एंगल और छोटा हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट और दूर रखूंगा तो एंगल और छोटा हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट बड़ी दूर होगा ना, तो ये दोनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल बन जाएगी। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर प्लेस। टेक द ऑब्जेक्ट, कीप इट क्लोज टू द आईज, देखो, आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर दिस। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये काम आएगा हमारे पैरेलैक्स मेथड में। विद इंक्रीज इन डिस्टेंस द पैरेलैक्स एंगल डिक्रीजेस। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो पैरेलैक्स एंगल है वो कम होता जाता है। ठीक है, चलिए इस लॉजिक को हम यूज करेंगे। बहुत बड़ा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम विदाउट फिजिकली गोइंग टू दैट प्लेस। पॉसिबल भी नहीं होगा वहां जाना,
दिस इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की बुक में भी होगा, सीबीएसई बोर्ड में आपको इस पे बेस क्वेश्चन आता है। पैरेलैक्स मेथड का क्या यूज है बेटा, देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, मैंने आपको बोला था एस्टीमेट, क्योंकि जब हम बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस की बात करेंगे ना, तो हो सकता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो, एस्टिमेशन होती है। दिस मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ दोज स्टार्स फ्रॉम अर्थ which are less than 100 light years away, ठीक है। यू नो व्हाट इज लाइट ईयर, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था, लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक साल में लाइट जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड जो है, दिस मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ दोज स्टार्स जो 100 लाइट ईयर से कम कम दूरी पे है, क्योंकि जब 100 लाइट ईयर से ज्यादा दूर हो जाएगा तो पैरेलैक्स एंगल नहीं बनेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि लाइट ईयर देखो कितना ज्यादा है, और यहां मैं बात कर रहा हूँ 100 लाइट ईयर की। तो हम ऑब्वियसली अपनी लेफ्ट आई और राइट आई से तो नहीं देखने वाले, बिकॉज अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आप रूम के एक एंड पे भी ऑब्जेक्ट रख लेते हो तो वो भी लेफ्ट आई और राइट आई से उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं दिखती है। तो फिर जो लाइट ईयर या 10 लाइट ईयर या 50 लाइट ईयर दूर होगा वो तो दिखेगा ही नहीं। सपोज करो बेटा ये अर्थ का ऑर्बिट है सन के अराउंड, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ऑर्बिट ऐसा है या नहीं है, ठीक है। दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। द सन इज समवट हियर, और ये कोई स्टार है, ये ऐसा स्टार है जिसका हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं अर्थ से कितना है। जाना नहीं है वहां, ठीक है, जाना पॉसिबल नहीं है या प्रैक्टिकली इजी नहीं है वहां जाना, सिर्फ डिस्टेंस पता करने के लिए। इसीलिए तो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स हैं कि हम बिना फिजिकली वहां जाए कोई फॉर्मूला कोई टेक्निक यूज करके एस्टिमेशन लगा लें। हम कोई एक दिन चूज करेंगे, एनी पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, ठीक है। से हमने कोई एक दिन चूज कर लिया, जनरली हम दिन वो चूज करेंगे व्हेन द अर्थ इज हियर, लाइक जून वाला कोई, क्योंकि अर्थ सन के पास होती है ये जून में, 21 जून आपको पता है। हम क्या करेंगे, एक टेलीस्कोप लेंगे, बिग हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप, ऐसे नहीं कि छोटा सा वो बाइनोकुलर बच्चों वाला ले लेंगे, वो नहीं। और उस टेलीस्कोप को पॉइंट करेंगे, उस टेलीस्कोप को पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स दिस स्टार एस, जिसका हमने डिस्टेंस पता करना है। फिर क्या होगा बेटा, अब इसको लेफ्ट आई राइट, क्योंकि देखो जब हम इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो अर्थ एक पॉइंट की तरह ही ऑब्जर्व करोगे आप, अर्थ का साइज जो है फिर वो निग्लिजिबल हो जाएगा। फिर क्या होगा, आफ्टर 6 months अर्थ अपने डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगी। ये अगर जून है तो ये दिसंबर है, ठीक है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये होना ही होना है। अगर ये जून में इधर है तो दिसंबर में इधर होगी, 6 महीने में, और पूरे साल में वापस जून में उधर आ जाएगी। जब हम यहां पहुंचेंगे तो अगेन हम अपने टेलीस्कोप को उसी स्टार की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे जो जिसका हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। अगर बेटा हम ऐसा कर पाए, यहां सेंटर पे सन है, किसी तरीके से अगर हम ये एंगल पता कर पाए, मैं वो भी बताऊंगा कैसे करना है। उसके लिए हमें स्टार के ऊपर जाके कोई वो डिवाइडर या कोई प्रॉक्टर रख के नहीं करना है,
ज्योमेट्रिकली हम यहाँ बैठ के करेंगे कि अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर पाए, लेट अस से ये एंगल फाई है, ये वाले डिस्टेंसेस हमें पता है ऑलरेडी, यू नो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, ये अर्थ की एक पोजीशन आ गई, मैं इसको ए बोल देता हूं, ये अर्थ की दूसरी पोजीशन आ गई, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, क्या बोलते हैं इसको, पता होना चाहिए आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ऑन एन एवरेज जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको हम बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस। एवरेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। समटाइम्स अर्थ इज क्लोज टू द सन एंड समटाइम्स इट इज फार अवे फ्रॉम द सन, बट उसका जो एवरेज है वो ये है। तो ये 1 AU हो गया, ये भी 1 AU हो गया, दिस बिकम्स ट्वाइस AU, 2 टाइम्स द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समहाउ अगर हम ये वाला एंगल पता कर लें तो यहां हम लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे हमने कल मून का साइज नोट करना सीखा था, आर्क बाय रेडियस वाला। नाउ द क्वेश्चन इज ये वाला एंगल कैसे पता करना है, और वो भी ज्योमेट्रिकली, बिना वहां जाए। देखो हम क्या करेंगे, जब हमने जून के किसी पर्टिकुलर डे में 21 जून को सपोज हमने इस स्टार की तरफ अपना टेलीस्कोप रखा, तो उसी टाइम में हम किसी ऐसे स्टार की तरफ भी रखेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे जो बहुत ही दूर है। ऐसे स्टार्स जिनकी पोजीशन में कभी कोई चेंज दिखेगा ही नहीं बिकॉज वो बहुत दूर है, उन स्टार्स को न्यूट्रॉन स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज द सेम एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं पेन को रूम के एक कॉर्नर पे रख दूं और दूसरे कॉर्नर से देखूं तो उसकी पोजीशन में चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्टार बहुत ही दूर है, न्यूट्रॉन स्टार। तो चाहे मैं यहां से देखूं चाहे यहां से देखूं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी, तो यहां से देखने पे भी वो वहीं पे दिखेगा। मुझे सिर्फ ये 2 एंगल नोट करने हैं। ठीक, ये जो मेथड है ना, दिस मेथड विल टेक 6 मंथ्स टू कंप्लीट। मतलब एक रीडिंग आज ले ली, दूसरी रीडिंग आपको 6 महीने के बाद लेनी है, एंड 6 मंथ्स इज नॉट ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ से फॉर एग्जांपल एक मार्स तक जा रहा है कोई भी हमारा स्पेसशिप, तो इट विल टेक मोर देन 2-3 years टू रीच देयर, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो 6 मंथ्स विल बी ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इतनी बड़ी मेजरमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वी कैन डू इट एट आवर प्लेस प्रोवाइडेड हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट, हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अबाउट द पोजीशन ऑफ द स्टार्स। ठीक है, जो नियर पास वाले स्टार है उनकी पोजीशन हमें डिफरेंट दिखेगी, जस्ट लाइक वो मैंने आपको बताया एपरेंट पोजीशन, एक बार हम यहाँ से देख रहे हैं एक बार यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल बन जाएगा। बट जो दूर वाले स्टार हैं वो दोनों बार आपको वहीं दिखेंगे जहां, मतलब ये दोनों लाइंस अभी पैरेलल हो गई। तो अब आप अगर ज्योमेट्रिकली सोचो करना क्या है, पहले इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट देखिए, एक स्टार की तरफ पॉइंट किया हमने, फिर उस दूर वाले स्टार की तरफ भी पॉइंट कर दिया, और स्टार को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका होता है उसकी ब्राइटनेस। ठीक है, जो दूर वाला स्टार होगा वो कंपैरेटिवली डिमर होगा और जो पास वाला स्टार होगा वो ब्राइटर होगा। तो जब हमने यहाँ टेलीस्कोप पॉइंट किया है, हम टेलीस्कोप को टर्न करेंगे दूसरे स्टार की तरफ। ठीक है, यहां से कितना टर्न कर दिया दैट इज इन आवर कंट्रोल, हमारे पास है वो टेलीस्कोप। ठीक है, उसमें मार्किंग हो गया, सर्कुलर स्केल होता है कितने डिग्री रोटेट किया। 6 मंथ्स के बाद यहाँ है कितने डिग्री रोटेट किया, दैट इज 5-2। अब अगर आप ज्योमेट्रिकली देखो ना, यहां में अगर एक और पैरेलल लाइन बना दूं, ये 5-1 है तो ये भी 5-1 होगा, आप θ1 θ2 भी बोल सकते थे, ये 5-2 है तो ये भी 5-2 होगा। ठीक है, ऐसे एक ऐसा स्टार है whose distance is to be calculated, is to be estimated, or and is a neutron star, means it is very far away. तो
ये मैं अब पार्ट लिखूंगा नहीं ये वाला, बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंटल पार्ट। हम पहले टेलीस्कोप को यहाँ एस की तरफ और फिर टर्न करके न्यूट्रॉन स्टार की तरफ पॉइंट करेंगे। ये हमारा जो फाई होगा दैट विल बी इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। ठीक है, हमें सिर्फ फाई वन और फाई टू ही कैलकुलेट करना है यहाँ इन दो पोजीशंस से। ठीक, अब अगर इस पॉइंट को मैं सेंटर एज्यूम कर लूं, इमेजिनरी सेंटर, तो ये आर्क हो गई, बहुत बड़ा एक सर्कल बना दिया, बनाना नहीं है, आई कैन से दिस इज आर्क। तो बाय डेफिनेशन एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, आर्क इज ए बी एंड रेडियस इज ए एस। देखो ध्यान से, जस्ट ये आपकी ना यहाँ पर आपकी थोड़ी सी थिंकिंग ब्रॉड चाहिए कि ये सब पॉसिबल है। तो अभी तो आप इमेजिनेशन से ही करेंगे, बट if you are in NASA or if you are in ISRO, then you can do such kind of experiments when you have all the infrastructure required with you. ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, AB is arc and AS is radius। ठीक है, हमें ये AS पता करना है, तो मैं यहां से लिखूंगा AS is equal to AB by phi। It means that AS is equal to, what is AB? अभी आपको बताया AB is 2 times the astronomical unit, so 2 into 1.5 into 10 raised per 11 meter divided by phi। अब ये देखो phi 1 plus phi 2, so finally मेरे पास AS कितना बन गया, AS is equal to 3 into 10 raised पर, ये मेरे पास आ गया फाइनल फॉर्मूला, बोल दीजिए चाहे इसको आप, AS is equal to 3 into 10 raised per 11 divided by phi 1 plus phi 2। ठीक है, ऑफ कोर्स मीटर में आएगा। तो हमें AS पता चल गया बेटा, AS ही तो पता करना था। तो बाय मेजरिंग phi 1 and phi 2, AS कैन बी कैलकुलेटेड। phi 1 और phi 2 की मेजरमेंट करके हम AS को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये पैरेलैक्स मेथड है। नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, 1 मार्क क्वेश्चन इस पे बेस्ड, कि why this parallax method is not suitable for these distances which are more than 100 light years away। क्योंकि अगर इस स्टार का डिस्टेंस 100 लाइट ईयर्स तक हो जाएगा तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ही आ जाएगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ स्टार is more than 100 light years, then parallax angle, यहां पर phi है, parallax angle phi is approximately equal to 0। parallax angle 0 होने का मतलब यह है कि जो लाइंस होंगी, these lines will become parallel। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंगल नहीं बने, इन दोनों के बीच में, लाइंस के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। इसे हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम उन स्टार्स का डिस्टेंस एस्टिमेट कर सकते हैं जो 100 लाइट ईयर से कम होंगे। ठीक है, ये बड़े बड़े डिस्टेंसेस की बात हो गई बेटा। छोटे डिस्टेंसेस कैसे मेजर करने हैं, मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर डिस्टेंसेस, एक मेथड और पढ़ेंगे हम। स्मॉल डिस्टेंस की मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखो अगर हम एक नॉर्मल स्केल की बात करते हैं, जो हमारा ज्योमेट्री वाला स्केल होता है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है ना, जो मिनिमम वैल्यू जिसको हम मेजर करते हैं, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तभी तो 1.1 सेंटीमीटर, 1.2, 1.3, 0.1 का है। ठीक है, इसी 0.1 सेंटीमीटर को तो 1 मिलीमीटर बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है 10⁻³ मीटर।
मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट में अगर हम एक स्केल यूज करते हैं तो 10⁻³ मीटर से छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक और इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर। आप में से जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, तो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका 11 में पहला प्रैक्टिकल भी होगा व्हेन द स्कूल्स आर ओपन। इससे हम मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंसेस की अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसमें सीखना पड़ेगा आपको कैसे इसको यूज करते हैं। 10⁻⁻⁴ मीटर मतलब जैसे यहाँ 10⁻³ मीटर है, ये उसका भी 1/10 पार्ट है। इसके बाद दूसरा आपका प्रैक्टिकल रहेगा स्क्रू गॉज का। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है बेटा, स्क्रू गॉज भी होता है, एक और होता है सफेरोमीटर। ये भी इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या करते हैं ये देखो, किसी पेपर की थिकनेस पता करनी है, ठीक है, या किसी शीट की, कोई वो पॉलिथीन की शीट है उसकी थिकनेस पता करनी है, तो हम उसकी थिकनेस तो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, तो 10⁻⁵ मीटर तक भी मेजरमेंट जो है वो की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज और सफेरोमीटर। लेकिन अगर कोई उससे भी छोटी वैल्यू है, जैसे आपको पता है एटम का जो साइज है, यहां बेटा साइज बोलने का मतलब रेडियस होता है। एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है। न्यूक्लियस का साइज मतलब न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है, चाहे वो 1.1 इंटू 10⁻⁻15 डिपेंड करता है ना न्यूक्लियर साइज की एटॉमिक नंबर कितना है, या 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मतलब उसमें जो 10 की पावर इन्वॉल्व है दैट इज -15। लेकिन क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटम का साइज मेजर कर लें? कोई ऐसा डिवाइस, जैसे ये मैंने बताया स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज एंड ऑल, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है, क्योंकि ये आपको फिजिकली दिखेगा ही नहीं, एटम थोड़ी दिखता है, तो हमें कोई इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल की साइज की बात करें ना, मॉलिक्यूल इससे थोड़ा बड़ा होगा, से 10⁻⁹ मीटर भी हो सकता है, इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है इससे, ये पता ना, तो ये बड़ी है इससे, ये सबसे छोटी वैल्यू लिखी मैंने। तो हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे आज जिससे हम किसी मॉलिक्यूल का साइज भी एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज होगी। टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन ओलिक एसिड molecule, to estimate the size of an oleic acid molecule। ओलिक एसिड क्या है एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर, एक सोपी सोल्यूशन होता है बेटा, ओलिक एसिड इज ए सोपी सोल्यूशन, और इसके मॉलिक्यूल का साइज जो है वो 10 रेज पर, मतलब डायमीटर जो है या रेडियस दैट इज 10 रेज पर -9 मीटर। ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का साइज हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? हम क्या करते हैं बेटा, इसमें स्टेप्स हैं, देखो, एक कोई टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में विल पुट एल्कोहल, सम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल मेजर करके, एंड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद कुछ फाइनल आउटकम आता है। अगर हम 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल ले लें और इस 20 सेंटीमीटर एल्कोहल में अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड मिक्स करूं, ठीक है, मान लो ये कुछ ड्रॉप्स मैंने यहाँ ओलिक एसिड मिक्स कर दिया, तो मेरे पास ये एक सोल्यूशन बन गया।
जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड मिक्स किया है इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड होगी दैट विल बी 1/20। ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1/20। लेकिन अभी मेरे को और लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन बनाना है। अभी आपको रीजन पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे ऐसी, उसमें ऑलरेडी हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले रखा है, एंड इसमें भी हम मिक्स करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम दिस सोल्यूशन, जिसमें ऑलरेडी ओलिक एसिड कितना है? 1:20। तो अब मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन बन गई है 1/20/20, मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब इस सोल्यूशन का डाला है, जिसमें ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 1:20 है। तो पहला काम है इस कॉन्सेंट्रेशन का एक सोल्यूशन बनाना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज 1/400। ठीक है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन बनाया। लो कॉन्सेंट्रेशन इसलिए ताकि हमें मॉलिक्यूल के साइज तक पहुंच सके। उस हम ये नहीं बोलेंगे, जैसे देखो हमारे पास किसी ग्लास में, किसी कंटेनर में हमारे पास सपोज वी हैव वाटर, प्लेन वाटर, 1 चम्मच चीनी उसमें घोल दी, सोल्यूशन बना दिया। फिर वो सोल्यूशन निकाला 1 चम्मच और दूसरे पानी में डाला विच इज आल्सो प्लेन वाटर। तो अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि जो दूसरा वाला सोल्यूशन बना उसमें चीनी नहीं है, चाहे वो आपको ना पीने में फील होगा ही नहीं, डिफरेंस इतना कम हो सकता है, बट डेफिनेटली इट इज देयर। ठीक है, ऐसी एक लो कॉन्सेंट्रेशन वाला हमने सोल्यूशन बना लिया, जिसमें ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1:4। फिर एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं वाइट, जिसका हम टॉप का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर ले। वो ग्राफ पेपर के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ज्योमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका रेडियस कितना है, तो उससे हमें ये एरिया मिल जाएगा। ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, टॉप सरफेस। ये मैंने 2 डायमेंशन में बना के दिखाया, अदरवाइज ये ऐसे भी है, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं पता चलेगा एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया। इस सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है इसकी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, काउंट करके n ड्रॉप्स डाल दी जैसे। ठीक है, उन n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा? n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये है n ड्रॉप्स। किसकी n ड्रॉप्स का वॉल्यूम है? ओलिक एसिड की n ड्रॉप्स है। लेकिन इस ओलिक एसिड में तो अल्कोहल भी मिक्स है, तो ओलिक एसिड कितना हुआ? ज्यादा तो अल्कोहल ही है, ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 1:4 है, तो हमने ये वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ठीक है, मैथमेटिकली किया, n ड्रॉप्स ऐड करी, ड्रॉप का रेडियस r, राइट, n इंटू 4/3 पाई r क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स which contain alcohol and oleic acid also, but volume of oleic acid निकालना था, तो 1:400 कर दिया। फिर क्या करना है, वेरी जेंटली, जैसे सरफेस पे डाल दी ना ड्रॉप्स, वेरी जेंटली हम उनको स्प्रेड कर देंगे, एक लेयर बन जाएगी किसकी? अल्कोहल, जिसमें ओलिक एसिड भी मिक्स्ड है। नाउ व्हाई वी हैव टेकन अल्कोहल? ये अल्कोहल बेटा इवेपोरेट हो जाएगा व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, इसका इवेपोरेशन हो जाएगा, और फाइनली क्या बचेगा पता है? जब यहां से अल्कोहल इवेपोरेट हो गया ना, यहाँ इतनी पतली लेयर होगी ओलिक एसिड की कि हमें वो दिखेगी नहीं, बट हमें पता है कि वो है, बिकॉज हमने सोल्यूशन पहले ही बनाया था। जैसे मैंने आपको बोला कि हमने जो दूसरे ग्लास में चीनी का वो घोल का 1 चम्मच डाला, हमें नहीं पता चल रहा कि whether the taste is sweet or not, but we know that इसमें चीनी है। so इसमें अल्कोहल इवेपोरेट हो गया, इसमें ओलिक एसिड की एक पतली सी लेयर बनी। मान लो बेटा उस लेयर की थिकनेस है T, वो किसकी लेयर है? ओलिक एसिड की। उस लेयर की अगर थिकनेस T है, और यहां हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट किया हुआ है, तो एरिया इंटू थिकनेस भी तो वॉल्यूम होता है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे,
जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास ये आएगा, देयरफॉर A into T is equal to 4/3 pi r cube n into 1/400. So this way we have T equal to 4/3 pi r cube n into 1/400 divided by A कर देता हूँ। A हमें पता है n ड्रॉप्स, ड्रॉप के साइज से हमें रेडियस पता चलेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम T का वैल्यू पता कर सकते हैं। और ये T है क्या, देखो जब हमने ये वाली कॉन्सेंट्रेशन बनाई है 1:400 वाली, तो एक जो मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ, ये जो लेयर है ना, थोड़ी थिक करके बना रहा हूं मैं, इस एक लेयर में एक ही मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, ऐसे। तो लेयर की थिकनेस जो है दैट रिप्रेजेंट्स डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। थोड़ा बड़ा करके बताऊं तो ये ऐसे लेयर, ये लेयर है, तो थिकनेस ऑफ द लेयर represents so many molecules are there, यहां से लेके यहां तक। thickness of the layer is T, एरिया इसका A है, ये वाला नहीं, पूरा ऐसे। the thickness of the layer corresponds to the diameter of ओलिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे हम स्मॉल डिस्टेंसेस की मेजरमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, इसका मैं आपको शीट भी शेयर कर दूंगा। इतना करो, आज मंडे को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द ग्रुप।